NDTV. And you're watching NDTV Profit. मनी मंत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। मनी मंत्र में हमने पिछले हफ्ते बात की थी कमोडिटीज बाजार की और फ्यूचर्स मार्केट की, और इस बार हम उस बात को आगे बढ़ाएंगे और इस बार बात करेंगे कि दुनिया भर में क्या ट्रेंड्स हैं और क्यों दुनिया भर का असर हिंदुस्तान के ऊपर पड़ता है। हमारे साथ में सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, रिलायंस मनी के CEO, और साथ में राजीव अग्रवाल हैं जो कि FMC फ्यूचर्स मार्केट कमीशन के सदस्य हैं। और पहले मैं लोगों को बता दूं कि वास्तव में तस्वीर क्या है दुनिया भर के मार्केट की। दुनिया भर के मार्केट की तस्वीर इस समय यह है कि अगर हम देखें कि 5 साल में 2002 से 2007 में 5 साल में जो फिजिकल एक्सपोर्ट्स हैं वो 17% दुनिया भर में बढ़ गए हैं। और अगर हम देखें कि नोशनल वैल्यू जो है कमोडिटीज की, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं, 500% की वृद्धि उसमें हुई है पिछले 5 सालों में। और ये आंकड़े गोल्डमैन सैक्स के हैं। और अगर देखा जाए तो फिजिकल ट्रेडिंग जो है डेरिवेटिव्स की जो हो रही है उसमें 2007 में वो 1684 मिलियन, अब इसमें कितने जीरो आगे लगाए जाएं ये बहुत बड़ा है, ये इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो ट्रेडिंग है वो 32% बढ़ी है। और जाहिर है कि पिछले दिनों में जिस तरह से एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज हैं उन पर दुनिया भर में जो है उसके दाम बढ़े हैं, उसके साथ में ट्रेडिंग बढ़ रही है। एनर्जी, क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं इतने, उनकी ट्रेडिंग जो है वो बढ़ रही है, 29% उसमें वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रियल मेटल्स जो हैं वो उसमें भी कोई 30% की वृद्धि जो है वो हुई है। और सिर्फ 2007 में, और कुल 30% की वृद्धि अगर पूरा देखा जाए वॉल्यूम मार्केट का तो वो ही है। अब ये बात मैं एक और बता दूं आपको कि इस समय 40% जो कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है दुनिया में वो सिर्फ अमेरिका में होती है, और 25% के आसपास जो है वो चीन में होती है। और हिंदुस्तान का नंबर जिसकी हम बात करते हैं कि 75 लाख करोड़ का मार्केट होने वाला है 2010, वो बहुत छोटा अभी इसमें नंबर है। तो आपसे मैं शुरू करूं, इसका मतलब हिंदुस्तान का जो असर है वो दुनिया के मार्केट पे इतना ज्यादा नहीं हो सकता। दुनिया के मार्केट का असर हिंदुस्तान पे ज्यादा हो सकता है वॉल्यूम्स की वजह से। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी की जो सिचुएशन है उससे आगे क्या हो सकता है उसका अंदाज लगाना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो जहाँ तक कमोडिटीज़ का सवाल है, इंडिया या तो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में या तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और या वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत सारी कमोडिटीज़ में प्राइस सेटर होना चाहिए, जबकि अभी ये प्राइस टेकर है। उसका कारण यही है कि हमारा जो कमोडिटी मार्केट है वो ना तो स्पॉट मार्केट और ना फ्यूचर्स मार्केट पूरी तरह से डेवलप्ड है, जिसकी वजह से हम कमोडिटी प्राइसेस के कोई बेंचमार्क जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे इंडियन एक्सचेंजेस एक बेंचमार्क प्राइस को प्रोड्यूस करने की स्थिति में होंगे। तो जब तक उनकी अहमियत इतनी नहीं बनती, जब तक उनकी प्राइस जो उनमें डिटरमिन हो रहे हैं उसको दुनिया के लोग मानने लगें और ये मानने लगे कि हाँ ये प्राइस जो उन्होंने डिटरमिन किया है ये इंटरनेशनल लेवल का प्राइस है, तब तक उस पर उनकी आस्था नहीं बनेगी। देशों में आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि वहाँ पर जो कमोडिटीज़ हैं वो ऐसी कई कमोडिटीज़ हैं जो हिंदुस्तान में होती भी नहीं है। वहाँ पर जो लैंड है, जो रियल एस्टेट है, वो भी कमोडिटीज़ की तरह उसको ट्रीट किया जाता है और उसमें ट्रेड होता है। और सबसे बड़ी बात अगर दुनिया में अगर देखी जाए कि किस तरह से एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो रही है पूरी दुनिया में, अमेरिका जैसे देश में स्ट्रांग हो रही है, वो है कि वहां पर जो जमीन है, एरेबल लैंड जिसे हम कहते हैं, जो जुताऊ जमीन होती है, उसके दाम, जो जमीन है उसके दाम जो है अमेरिका में 2004 से लेकर अब तक दुगने हो गए हैं, और यूके में ये 25% ज्यादा हो गए हैं। तो और इससे मालूम पड़ता है कि जमीन पर जो बहुत जोर है। हिंदुस्तान में भी आप देखिए तो नंदीग्राम होता है, सिंगूर होता है, और जहां पर भी नया जमीन की जरूरत पड़ती है वहां पर समस्या यहाँ पर हमारे मुल्क में भी उसको लेकर के आ रही है। लेकिन इससे ये साफ हो जाता है कि दुनिया का भी जो एग्रीकल्चर में जो एक विश्वास है वो डिगा नहीं है। एग्रीकल्चर अभी भी स्ट्रांग दुनिया भर में बना हुआ है। जरूर पंकज, इसका 2-3 कारण है। आप अगर देखेंगे जैसे जैसे दुनिया में हम सब लोग की तरक्की होगी तब
वैसे वैसे ही हम लोगों की फूड का डिमांड एंड क्वालिटी ऑफ फूड ये इसका डिमांड बढ़ता रहेगा। अब देखिए, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन से तो ये काम नहीं चलेगा। दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो एरेबल लैंड बढ़ना चाहिए, पैटर्न, एग्रीकल्चरल पैटर्न इंप्रूव होना चाहिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य उत्पादन कर सके और सबके पास वो पहुंचा सके। इसके लिए 2-3 चीज आजकल दुनिया में बहुत हो रहा है। एक तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि क्रूड प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो पीपल आर सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेट टू क्रूड, एंड बायोफ्यूल बहुत ही आजकल के दिनों में फैशन में है। तो लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्यूल आल्सो। इसके लिए भी थोड़ा फूड ग्रेन प्रोडक्शन के इम्पैक्ट आ गया, पैटर्न चेंज हो रहा है। एंड एक इनोवेटिव ट्रेंड आजकल देखा जा रहा है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, दे आर एक्वायरिंग लैंड इन अदर कंट्रीज, जो लैंड की पड़ा हुआ है, जो यूज नहीं हो रहा है। ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, गल्फ के कंट्रीज हैं, वहां पे दे आर एक्वायरिंग लैंड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस जस्ट फॉर डूइंग एग्रीकल्चर। क्या फंक्शनिंग जो है वो फ्यूचर्स मार्केट कमीशन की जो है वो क्या है हमारे, क्योंकि बाहर में मार्केट काफी मैच्योर है, अमेरिका में जो मीट जो कि पेरिशेबल है उस तक की होती है। आपने बात की कि हिंदुस्तान जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, दूध का हिंदुस्तान लीडिंग प्रोड्यूसर है, और दूध जो है उसकी भी ट्रेडिंग हो सकती है, मिल्क प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग हो सकती है। हमें और क्या क्या फंक्शनिंग कैसे है और कैसे हम इसे मजबूत बना रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक रेगुलेटर का सवाल है, कम्युनिटी मार्केट में जो कम्युनिटी एक्सचेंजेस हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट को फ्लोट करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी भी चीज़ का, जैसे गेहूं है, उसकी एक निश्चित क्वांटिटी, एक उसकी निश्चित क्वालिटी, और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसको कि मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो कमीशन है ये ट्रेडिंग को वॉच करती है और ये देखती है कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से एक तो ट्रांसपेरेंट रहे। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में जो हमारे ब्रोकर्स हैं और जो मेंबर्स हैं वो कहीं पर भी किसी तरह का पेमेंट का डिफॉल्ट नहीं हो, जिससे कि मार्केट की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तीसरी चीज ये है कि मार्केट में कोई भी प्राइस का मैनिपुलेशन ना हो, मार्केट की जो इंटीग्रिटी है वो अफेक्ट नहीं हो, जो प्राइस का निर्धारण हो वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस करें, उसमें कोई भी एक्सट्रीनियस सोर्स जो है वो डिमांड, उसका जो प्राइस है उसका निर्धारण ना करे। मतलब जैसे लोग जनरली कह देते हैं कि अरे भाई बड़ा पैसा हो तो मार्केट को कहीं से कहीं ले जाओ, तो हमको ये देखना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोविजंस बना रखे हैं। जैसे मोटे तौर से मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने एक स्पेकुलेटिव पोजीशन पे लिमिट बना रखी है कि कोई भी आदमी एक इस पोजीशन से ऊपर खरीदारी या बेच कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज यह है कि सर्किट फिल्टर हमने लगा रखे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में भी होता है कि हमने जैसे जनरली सर्किट फिल्टर जो लगाया हुआ है 3+1% का लगाया हुआ है कि एक दिन में 4% से ऊपर का कोई फ्लक्चुएशन मार्केट में ना हो सके। और तीसरी चीज यह है कि हम जब भी देखते हैं कि मार्केट ज्यादा हीटअप हो गया है तो हमारे पास मार्जिनिंग का प्रोविजन है, हम लीवरेजिंग कम कर देते हैं, मार्जिन बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए 10% मार्जिन पे काम चल रहा है, हमने उसको 15% या 20% कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो है वो मार्केट जो है कूल डाउन हो जाता है। बिल्कुल। और ग्लोबल जो मार्केट है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका असर हिंदुस्तान के मार्केट पे भी बहुत पड़ता है। पिछले दिनों में क्रूड के दाम जो है ऊपर गए हैं, हेज फंड्स ने क्रूड खरीदना शुरू कर दिया, तो मालूम पड़ा जितनी भी ऑयल कंपनीज दुनिया भर में हैं जिसमें आपके लोग भी पैसा लगाते हैं उन पर असर पड़ने लगा। तो ये क्या क्या इलाके हैं, क्या क्या ऐसे क्षेत्र हैं, क्या क्या एरियाज हैं जिनमें कि कमोडिटीज और स्टॉक्स या बॉन्ड ये जुड़े हुए हैं, इन पर एक दूसरे पर असर डालते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कमोडिटी इंटरनेशनली, हमारे यहाँ तो नहीं है अभी तक, पर इंटरनेशनली कोई भी फंड मैनेजर वो उसको एक एसेट क्लास मान के चलते हैं। जैसे आपके पास शेयर है, जैसे आपके पास तरह तरह की चीज है, वैसे रियल एस्टेट है, वैसे कमोडिटी भी एक एसेट क्लास है। तो अगर वो फंड मैनेजर को लगता है कि कमोडिटी के प्राइसेस में अपस्विंग आएगा तो वो लोग कमोडिटी में निवेश करेंगे। जैसे कि आपने जिक्र किया हेज फंड्स, उन लोगों का सोचना था कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे, ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे, और उन्होंने पोजीशन लेना चालू कर दिया। और ये क्या होता है, एक सेल्फ फुलफिलिंग वो साइकिल में आ जाता है। सब अगर सोचते हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा तो ऑयल प्राइस भी बढ़ने लगता है, सब पोजीशन ले रहे हैं। अगर सब सोचते हैं ऑयल प्राइस घटेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी नीचे आने लगते हैं। पर इसमें एक चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इंडेफिनिटली नहीं चल सकता है, उसके नीचे एक बेस होना चाहिए। अगर हम सबको लगता है और ऐसा इंडिकेशंस है कि ऑयल प्राइसेस एक्चुअली बढ़ेगा बिकॉज ऑफ जेन्युइन डिमांड, तभी लॉन्ग टर्म में ऑयल प्राइस